जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के सारे सवाल को करेंगे विद डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी मेरे भाई, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब देखो मेरे भाई, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है संविधान सभा से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे इनसे रिलेटेड और भी वो चीज़ चलिए आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये आपसे पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई, उसी तरह आपको पूछेगा कि इसका सेकेंड बैठक कब हुआ, यानी कि सेकेंड मीटिंग कब हुआ था मेरे भाई। तो ये हुआ था 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग होता है। उसके बाद एक पूछता है थर्ड मीटिंग। ठीक है, तीसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा का, तो वो होता है मेरे भाई 28 अप्रैल 1947 को होता है। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की पहली की जगह अंतिम बैठक। अगर पूछे आपसे अंतिम बैठक कब हुई थी मेरे भाई, तो अंतिम बैठक जो हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था मेरे भाई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा। और यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनते हैं मेरे भाई, संविधान सभा के पूछेगा मेरे भाई कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष पूछे। ठीक है, अस्थाई, तो अस्थाई जो अध्यक्ष थे मेरे भाई वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे मेरे भाई अस्थाई सदस्य। जबकि आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, पहले अस्थाई अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब होगा मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब होगा जब आपसे पूछे जाए कि संविधान सभा के प्रथम जो मेरे भाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, इतना चीज को आप लोग माइंड में जरूर रखना, इनसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे इसी में से। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था? देखो ये बॉयलर विधेयक जो है ना, इससे पहले कब आया था वही पूछ रहा है। तो अभी जो वर्तमान में देखोगे तो बॉयलर अधिनियम 1923 चल रहा था, और इसी को हटाने के लिए मेरे भाई, इसी को इसके जगह पर बॉयलर विधेयक 2024 लाने के लिए 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में इस बिल को क्या किया गया था मेरे भाई, पेश किया गया था। बॉयलर जो होता है मेरे भाई, मतलब कि इससे जो भी वाष्प हो गया ये सब निकलता है, और बड़े बड़े कंपनी इनका यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए, कपड़ा उपड़ा इन सभी फैक्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, तो यही है बॉयलर अधिनियम 1923 के जगह पर यही लाया गया था बॉयलर विधेयक 2024। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, नंदी पुरस्कार, ये नंदी पुरस्कार जो है मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई, नंदी पुरस्कार ये आप जो दिख रहा है, ये जो मेरे भाई तेलुगु, ठीक है, तेलुगु फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा मेरे भाई, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का मेरे भाई, नंदी पुरस्कार। ये कि दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, तेलुगु फिल्म के क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वो देता है। ये नंदी जो नाम रखा गया इस पुरस्कार का नाम, भगवान शिव के जो आप देखते हो नंदी, उन्हीं के नाम पर यह नंदी पुरस्कार रखा गया, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा मेरा भाई, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से विपोषित किया जाता है। राइट आंसर जब बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ये नीरज चोपड़ा था मेरे भाई। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ था मेरे भाई, उसमें नीरज चोपड़ा जो है मेरे भाई स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो किस खेल से संबंधित है मेरे भाई, भाला फेंक से। किससे मेरे भाई, भाला फेंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, भाला फेंक से संबंधित है। वहीं आप देखोगे तो मिल्खा सिंह मेरा भाई क्या चीज़ है, धावक है, रनर है। वहीं पीटी उषा भी क्या है मेरा भाई, धावक रनर है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंजू
जॉर्ज है, ठीक है, अंजू बेबी जॉर्ज, तो ये एक जो मेरा भाई लंबी कूद और ऊंची कूद जो होती है ना उससे संबंधित है। लंबी कूद आप याद रखिएगा, लंबी कूद से संबंधित है। एक फैक्ट मैं आपको बताऊं अन्ना जॉर्ज के बारे में, अन्ना बेबी जॉर्ज के पास ना ओनली 1 किडनी है मेरा भाई, ठीक है, बस पैदा लिए तब से ही एक किडनी है, जैसा नहीं कि एक किडनी था खराब हो गया, नहीं, शुरू से ही एक किडनी है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मेरा भाई खाद्यान्न आयात पर निर्भरता की क्या हुई थी, कमी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो होता है कब होता है मेरे भाई, 1960 में, यानी कि 1960 के दशक में क्या होता है मेरे भाई, हरित क्रांति की शुरुआत होता है। हरित क्रांति का अगर आपसे पूछे भारत में जनक कौन है मेरे भाई, भारत में जनक पूछे कि कौन है मेरे भाई, भारत में जनक पूछे तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हो जाएगा मेरा भाई क्या चीज़, हरित क्रांति के जनक। अगर भारत में ना पूछ के अगर आपसे पूछे मेरे भाई वर्ल्ड में कौन है मेरा भाई, ठीक है, हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो हो जाएगा मेरे भाई, बोरलॉग जो हो जाएगा ये हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। तो वर्ल्ड वाला भी याद रखेगा, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में पूछे हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत होता है और हरित क्रांति में मेन जो फसल होता है मेरा भाई याद रखना गेहूँ, और क्या होता है गेहूं और चावल पर मेन काम हुआ था मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ था, ठीक है। और गेहूं और चावल का जो ब्रिज था मेरे भाई वो क्या था मेरे भाई, कौन सा ब्रिज, ये भी पूछा जाता है, कौन सा बीज जो था हरित क्रांति में उपयोग किया गया था, तो आप याद रखिएगा HYV, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज थे मेरे भाई उसका उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, HYV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई यील्ड वैरायटी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा है हम लोग के पड़ोसी देश जहाँ पर मेरे भाई देश में मिलियन शहरों की संख्या जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई किसको, दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा को मेरे भाई क्या किया गया है, अभी यूनेस्को में क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया, ठीक है, आप याद रखना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी, तो ये हुआ था मेरे भाई पहली शताब्दी में कर देता है। अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा शुंग वंश, तो सबसे पहले देखोगे शुंग वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक, तो शुंग वंश का संस्थापक जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। तो पुष्यमित्र जो हो जाएगा मेरा भाई शुंग हो जाएगा किसका मेरे भाई, शुंग वंश का संस्थापक। उसके बाद याद रखना मेरे भाई यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर शुंग वंश के अंतिम शासक पूछा, तो शुंग वंश के अंतिम जो शासक था वो कौन था मेरे भाई, तो वो था देवभूति। कौन था, देवभूति जो था मेरे भाई यही था अंतिम शासक, और इसी को क्या करता है मेरे भाई, इसके जो मंत्री रहता है, कौन मंत्री रहता है मेरे भाई, वासुदेव। कौन रहता है मेरे भाई, वासुदेव कन्नव, ठीक है, वासुदेव कन्नव जो होता है मेरा भाई इनके मंत्री रहते हैं, किसके, देवभूति के मंत्री रहते हैं। और वासुदेव कन्नव ही क्या करता है, देवभूति की हत्या कर देता है और फिर ये क्या करता है, कन्नव वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है, वासुदेव। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री कौन है मेरे भाई, तो ये धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, आपको पता होगा। नितिन गडकरी कौन है मेरे भाई, तो ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे, आपको पता है ना, सड़क एंड परिवहन मंत्री कौन है मेरे भाई, नितिन गडकरी, इनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। पीयूष गोयल हो जाएगा मेरे भाई वाणिज्यिक और क्या हो जाएगा, एंड उद्योग मंत्री हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, उद्योग मंत्री कौन हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा पीयूष गोयल। HD कुमार स्वामी जो दिख रहा है मेरे भाई ये इस्पात मंत्री है, कौन सा है, इस्पात मंत्री पूछे कौन है मेरे भाई, तो ये HD कुमार स्वामी जो है इस्पात मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई,
11 नंबर सवाल, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखो महार सत्याग्रह जो है ना ये महाराष्ट्र में चला था, महार सत्याग्रह, ठीक है, और ये 1927 में चला था, 1927 ईस्वी में चला था महार सत्याग्रह। और ये मेनली जो था मेरे भाई दलित लोग को क्या किया जाता था कि यहाँ पर जो था ना कि तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ठीक है। महार एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे क्या किया जाता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े जात के लोग पानी पी सकते हैं, छोटे जात के लोग जो है पानी नहीं पी सकते थे। इसी के लिए ये महार सत्याग्रह चलाया गया था और ये सफल भी हुआ। और ये जो था मेरे भाई वहाँ पर एक चावदार तालाब था, ठीक है। तो चावदार तालाब से पानी लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उच्च कोटि के जो जाति के लोग हैं उनको था, और जो निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है, उनको वहाँ से पानी नहीं लिया जाता था। और इसी के लिए महार सत्याग्रह शुरू हुआ था, याद रखिएगा इतना चीज़, ठीक है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य एकाहार रूप से जाना जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल लोग, एक ही लोग उसमें क्या करते हैं मेरे भाई, डांस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। और एक और चीज़ आपको मैं बताया था मेरे भाई कि जो बच्चा स्टैटिक जीके के क्लास अगर हमारा देखा होगा नृत्य वाला, मैंने करवाया है, उसमें 5-6 ही क्लास करवा के छोड़ दिया क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैटिक जीके का नृत्य वाला जाकर देख लेना, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। कल जो देखा होगा वो आज कर लिया होगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर ये एग्जाम में बहुत बार पूछा, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ का है मेरे भाई, तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ का हो जाएगा, केरल। केरल ही मात्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य होता है, एक तो मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सामान्यतः स्टोन वाट के नाम से जाने जाने वाली हरी शैवाल की कौन सी प्रजाति प्राय पौधा समझ लिया जाता है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा क्या थी, चारा, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, चारा या कारा, ठीक है। तो इसको क्या समझ लिया जाता है मेरे भाई, इसे शैवाल की प्रजाति समझ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी स्मृति मंधाना। अब एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि क्रिकेट के पिच की लंबाई पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या हो जाएगा, तो क्रिकेट के पिच का लंबाई हो जाता है मेरे भाई 22 गज। क्या होता है, 22 गज हो जाता है। अगर याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में मेरे भाई 22 गज ना हो तो फिर आप लोग को वहाँ पर थोड़ा सा खेल हो जाएगा, और आपको वहाँ पर ध्यान देना होगा मेरे भाई कि 22 गज अगर नहीं रहे तो 20.5 मीटर के समथिंग होगा, ठीक है, यही अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 20.12 हो जाएगा, अब ये करेक्ट है फाइनली, ठीक है, ये 20.12 मीटर हो जाएगा मेरे भाई, अगर मीटर में पूछे तो, अगर गज में पूछे तो 22 गज हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। अब चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई, राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है। तो ये कौन बनाएगा मेरे राज्य के लिए, राज्य का राज्यपाल बनाएगा। और कल आपको मैं बताया भी था मेरे भाई कि राज्य के राज्यपाल ये सब है जो मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। अब एक बार हमें बताइए कि राज्य का राज्यपाल क्या होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 153 में राज्य के एक राज्यपाल होगा। अब कल मैं आपको पूरा बताया था, जो कल पूरा अच्छा से डिटेल क्लास देखा होगा उसका आप लोग को आंसर देना है कि आर्टिकल 161 में क्या है मेरे भाई, कमेंट करके बताइए, हम सारा का कमेंट पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे। आर्टिकल 161 में क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताइए, कल का क्लास जो सही से देखा है तभी तो पता चलेगा। 16 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम जो है किससे संबंधित है। ये है आनंद शंकर से। आनंद शंकर एक मेरे भाई सिंगर भी बोल सकते हो, और ये एक सितार वादक भी है। क्या है मेरे भाई, सितार वादक भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाकिर हुसैन जो है तबला से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, तबला बजाते हैं। वही अनुष्का शंकर भी मेरे भाई क्या बजाती है, सितार बजाती है। और बेगम अख्तर एक सिंगर है, गायिका है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर अनुष्का शंकर जो है मेरे भाई रविशंकर की बेटी है, और वही आनंद शंकर जो है रविशंकर के क्या है मेरे भाई, भतीजा है, ठीक है। आपको पता होगा कि रविशंकर जो है मेरे भाई सितार वादक हैं, और ये दोनों उन्हीं के कैटेगरी से आते हैं, यानी कि उनकी तो बेटी है और ये भतीजे हैं, तो कैटेगरी क्या मेरा भाई, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इनसे।
आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी जलधारा को प्रवाह के अवरुद्ध बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जलाशय। ये जलाशय के कहने का मतलब ये जो डैम वैम देखते हो ना, ये जलाशय का ही उदाहरण है, ठीक है। इसी से क्या किया जाता है, जलाशय ही जो है मेरे भाई मानव निर्मित होगा। बाकी लैगून जो होता है और यहाँ पर एस्चुरी जो होता है, ये होता है नदी का जल मीठे पानी और समुद्र के जल जो मिलता है दोनों, उसी को बोलते हैं एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्राकृतिक है, बाकी ये जलाशय है जो मेरा भाई मानव निर्मित है, याद रखिएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश के मामले में न्यूनतम होती है? तो ये लोहे के मामले में न्यूनतम होती है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये द्रव और गैस है। द्रव और गैस के मामले में कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है न्यूनतम नहीं होती है, जबकि ठोस जो होता है उसके मामले में क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका लोहा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिमाण नहीं था? तो देखो हरित क्रांति में होगा जो भी चीज़ वो खेती से रिलेटेड होगा, कृषि से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक, ये भी हरित क्रांति से ही रिलेटेड है। उसके बाद कृषि की अवसरना में सुधार, ये भी हरित क्रांति से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये भी हरित क्रांति से। लेकिन ग्रामीण की जनसंख्या में कमी, ये हरित क्रांति से है मेरे भाई। ग्रामीण का हरित क्रांति से क्या लेना देना है, कुछ लेना देना ही नहीं है। तो यही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई 20 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई, रोहिंग्या संकट शब्द के रूप में भारत के सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले पड़ोसी देश के शरणार्थी में शामिल है। तो यानी कि रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो किस देश के हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है आपसे। तो ये हो जाएगा म्यांमार के हैं, ठीक है। रोहिंग्या संकट जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, रोहिंग्या जो वर्ड ही है, रोहिंग्या एक म्यांमार के अंदर जगह है, ठीक है। उनका समुदाय है एक ये म्यांमार में, तो वही रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ रिलेट कर सकते हो, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा मेरा भाई, काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा, ठीक है। वही भूटान का क्या हो जाएगा मेरा भाई, थिम्पू हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगा, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई म्यांमार का क्या हुआ, क्योंकि मैं कल इसका भी राजधानी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो म्यांमार का राजधानी आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। टोटल 20 सवाल मैंने आपको पूरा डिटेल में करवाता हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करना। और ऐसे कंटिन्यू क्लास आपको हम देते रहेंगे। बाकी मिलते दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।